हेलो वेलकम गाइस। मैं हूं मंजय और आज हम लोग मॉडल सेट 2 केमिस्ट्री फॉर जैकपॉट क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 28 से 34 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन दो दो मार्क्स का है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है द रेसिस्टिविटी ऑफ अ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 5 into 10 to the power minus 3 ओम सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का और उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, दैट मीन्स उसका मोलारिटी भी दिया हुआ है 0.2 m एंड उसका रेसिस्टिविटी दैट मीन्स रो का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओम सेंटीमीटर। तो पूछा है इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है चैप्टर 3 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पे आप इसको पुट कर सकते हैं आसानी से या आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओम सेंटीमीटर और उसका मोलारिटी भी दिया हुआ है 0.2 m। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू एक फार्मूला होता है कप्पा इक्वल टू 1/रो। ठीक है, इसको के दैट मीन्स इसको कप्पा बोलते हैं और कंडक्टिविटी जो होता है वह रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे और 1/रो का वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओम सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 टू द पावर माइनस 3 में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस से प्लस में हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 5। तो हम लोग उसको और क्या लिख सकते हैं, पावर 3 दैट मीन्स 1000 हुआ तो उसको 10 इंटू 10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं और बाई 5 का 5 रहेगा और 5 से इसको काट देंगे 10 को तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर 2 पर ओम पर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यह मेरा कंडक्टिविटी का आ गया वैल्यू और कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कप्पा बोलेंगे। तो और हम लोग जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो फार्मूला होता है लेमडा एम इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू के बाई एम, यानी कि 1000 होता है और के का मतलब अभी जो हम लोग वैल्यू निकाले कंडक्टिविटी और एम का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब उसका जो मोलारिटी दिया हुआ है ना, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, 1000 का 1000 हुआ, के का वैल्यू जो आया 2 इंटू 10 टू द पावर 2 और एम का वैल्यू जो है कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ था 0.2। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है साइमन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर एक और जीरो आ जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का पावर यहाँ पे 2 है और एक 10 है और यहाँ पे 1000 है, मतलब 1000 मतलब 10 का पावर हो गया 3। ठीक है, 10 का पावर 3 हो गया और 10 का पावर एक 10 है ये है और एक 10 का पावर है 2, यानी कि टोटल पावर कितना हो जाएगा 2 1 3 और 3 6, यानी कि 10 टू द पावर 6 आएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है और बस उस पर इसको पुट कर दिए, आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ रोस्टिंग ऑफ ओर, गिव वन एग्जाम्पल। यानी कि रोस्टिंग क्या होता है उसको डिफाइन करना है और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। और यदि हम लोग रोस्टिंग की अगर बात करते हैं तो इन दिस प्रोसेस एन ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर। मतलब यहाँ पे ओर जो होता है उस ओर को एयर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। और यह जो मेथड होता है कॉमनली जो यूज़ किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस में जो मॉइस्चर होते हैं या जो नॉन मेटालिक जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं वह रिमूव हो जाते हैं वोलाटाइल गैसेस के फॉर्म में होकर। वोलाटाइल का मतलब होता है वह जो इवापोरेट हो जाए इजीली, यानी कि यहाँ पे जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं वह गैस के फॉर्म में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और इसका अगर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड बाय रोस्टिंग।
यानी कि जिंक जो सल्फाइड है वह एक प्रकार का ओर होता है और जिंक का ओर होता है और उससे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ ZnS है मतलब जिंक सल्फाइड है और उसको एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराया जा रहा है। तो जिंक जो है जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और यह एक प्रकार का इम्प्योरिटीज होता है जो गैसीय फॉर्म है और फिर यह रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। यानी कि बोल रहा है कि आप किस आधार पे कह सकते हैं कि स्कैडियम जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नहीं है ना। तो आप यदि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे ज़रूर ये पढ़े होंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट वैसे एलिमेंट को बोलते हैं जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली भरा हो। इनकम्प्लीटली का मतलब होता है पार्शियली फिल हो। पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। बट अभी देखते हैं कि स्कैडियम और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे किसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली भरा हुआ है और किसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली भरा हुआ नहीं है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो स्कैडियम है इस स्कैडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि करते हैं तो 3d1 4s2 होगा। ठीक है, बट यदि जिंक की अगर बात की जाए तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 3d10 4s2 होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि स्कैडियम हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, है ना। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल में स्कैडियम का एक ही इलेक्ट्रॉन भरा गया है, सो इट इज़ रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, है ना। बट अगर जिंक की अगर बात करते हैं तो जिंक का डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली भरा हुआ है क्योंकि डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और यहाँ पे जिंक में 3d10 है। सो बोल सकते हैं कि इसका जो डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली भरे होने की वजह से सो इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn3+ एंड Fe3+, है ना। Mn3+ और Fe3+ में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसको बताना है और हम लोग इसको तभी बता सकते हैं जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नीस है, मैग्नीस का जो एटॉमिक नंबर होता है 25 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि करते हैं तो आर्गन 3d5 4s2 होगा। अगर मैग्नीस 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो उसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा 25 से घटकर। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और डी का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 3d4 बच जाएंगे। टोटल 5 था डी ऑर्बिटल में तो अब 4 बच जाएंगे। ठीक है, और डी ऑर्बिटल में टोटल हम लोग जानते हैं कि 5 घर होते हैं मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप इस प्रकार से 5 घर में इसको भर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को भरना होगा तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे। 1 2 हो गया, 3 हो गया और ये रहा 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो 4 बच गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग आयरन का भी निकाल सकते हैं। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3d6 4s2 आएगा। अगर आयरन 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और उसका एटॉमिक नंबर जो होगा 26 से 23 घट कर आ जाएगा। तो देख सकते हैं 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और डी ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन को यदि लॉस करता है तो उसके पास आर्गन के साथ 3d5 डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितना बच जाएगा 5 बचेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न होते हैं कि डी ऑर्बिटल जो होता है डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं उसमें भी उसका 5 सब ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो 5 सब ऑर्बिटल हो गया और एक एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को भरना है तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया एंड 5 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आयरन में टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लोइंग। ठीक है, फर्स्ट है पेप्टाइड लिंकेज एंड सेकेंड है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन बायोमोलिकुल्स से है। तो देखते हैं पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। और पेप्टाइड लिंकेज की अगर बात की जाए, द एमाइड फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन मोलिकुल्स ऑफ एन एमिनो एसिड and NH2 group of another molecules of amino acid by the elimination of water molecules is called peptide linkage। कहते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज उसको बोलेंगे जब एमिनो एसिड में अगर मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो और एक एमीन ग्रुप हो और उन दोनों से H2O बाहर निकल जाए और दोनों जो एमिनो एसिड है वह एमाइड बॉन्ड से अगर जुड़ता है तो उसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यह है वैलिन और वैलिन में कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एलानिन है और यहाँ पे एमिनो ग्रुप है। ठीक है, दैट मीन्स एमीन है और जब दोनों को रिएक्शन कराया गया, दोनों को आपस में मिला दिया गया तो यहाँ से H2O टूट कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या क्या चीज़ टूट कर बाहर निकलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से OH टूट कर बाहर निकलेगा और यहाँ जो एमीन ग्रुप है यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो क्या क्या बचेगा बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल गया तो CO बचेगा, CO, और एमीन ग्रुप से NH2 से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो NH बचेगा। ठीक है, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों जो क्या बोल सकते हैं एमिनो एसिड है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे और दोनों जुड़ने का पीछे रीज़न होगा कि वहाँ पे जो जुड़ेंगे वह एक अलग बॉन्ड से जुड़ेंगे जिसका नाम होगा पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। और यह जो फॉर्मेट है यह होता है एमाइड का। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH है तो इसको हम लोग एमाइड बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड बनेगा वो एमाइड बनेगा और एमाइड के थ्रू दोनों जुड़ेंगे और एमाइड को ही बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं या फिर आप उसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो डीनेचुरेशन को हम लोग बोल सकते हैं अ प्रोसेस विच लीड्स टू चेंज इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन विदाउट अफेक्टिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब होता है कि फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेंज कर दें बट उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो यह जो प्रोसेस कहलाएगा उसको बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और यह जो चेंजिंग होता है हीट के थ्रू हो सकता है, एसिड के थ्रू हो सकता है, एल्कलीज के थ्रू हो सकता है या फिर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसके थ्रू यह चेंजिंग देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एग को अगर हम लोग बॉयल करते हैं, ठीक है, तो द सोलुबल जो ग्लोबुलर जो प्रोटीन होता है जिसको एल्बुमिन उसमें जो प्रेजेंट होता है वाइट इन द वाइट ऑफ एग, तो उसमें क्या होता है जैसे अगर वाइट एग है तो उसमें एल्बुमिन येलो कलर का जो होता है वह ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, बट जैसे उसको बॉयल करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस प्रोटीन में जो इनसोल्युबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन जो है एक मतलब प्रोटीन है और वहाँ पे प्रोटीन मतलब केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज नहीं हुआ बट उसका फिजिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है वह चेंज हो गया। पहले सोलुबल था अब सोलुबल नहीं है और पहले ग्लोबुलर प्रोटीन था अब फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है डिफाइन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यानी कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को सबसे पहले डिफाइन करना है और उन दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, और यदि होमोपॉलीमर की अगर बात की जाए और पॉलीमर दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम रिपीटिंग मोनोमर यूनिट इज नोन एज होमोपॉलीमर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर एक ही टाइप का मोनोमर से किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है तो उस पॉलीमर को बोलेंगे होमोपॉलीमर। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए बोल सकते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन में जो मोनोमर होता है वह इथीन होता है, मतलब पॉलीथीन का जो निर्माण होता है वह इथीन से होता है, यानी कि एक ही टाइप का मोनोमर हुआ, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पॉलीथीन जो है
वह एक प्रकार का होमोपॉलीमर है, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड भी होता है जिसको पीवीसी बोलते हैं, और आप बोल सकते हैं टेफ्लॉन बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वह होमोपॉलीमर का होता है, ठीक है। और यदि हम लोग कोपॉलीमर की अगर बात करते हैं, कोपॉलीमर इज पॉलीमर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर मोनोमर स्पीसीज। दैट मीन्स बोल सकते हैं कोपॉलीमर का जो फॉर्मेशन होता है वह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर से होता है ना। और इसका बेसिकली कॉमर्शियली के लिए बनाया जाता है। तो और इसका एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो नायलॉन 6 हो सकता है, नायलॉन 6 हो सकता है, बुना एस हो सकता है, बुना एन टाइप का रबर हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप जिसको देना चाहते हैं, जिसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात की जाए तो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, गिव वन एग्जाम्पल, है ना। पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक क्या है और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। और यदि हम लोग एंटीबायोटिक की अगर बात करते हैं तो एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सेक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी दैट किल्स और हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। मतलब एंटीबायोटिक एक प्रकार का केमिकल होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी द्वारा सेक्रेट किया जाता है, जो दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया होता है उसको बढ़ने से रोकता है और उसको मारता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं पेनिसिलिन हुआ, और एक और एग्जांपल बोल सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटीबायोटिक, ठीक है। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।